D4 आयन में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को शो करेंगे। तो आपको पता है D4 है, जब वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं, ये आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से देख लेंगे। ये आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं और ये इजी। वीक फील्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग नहीं होती है, हम आपको बता चुके हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए -4 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, -4 × 3 और +6 × 1, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो गई, -6 dq। कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए p यूज नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ये T2G, ये इजी। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले T2G ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं, उसके बाद इजी में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, -4 × 4 और प्लस एक आपके पास पेयर है तो 1 × p, यानी कि आपकी टोटल एनर्जी होगी -16 dq + p। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा आप उसकी निकाल सकते हैं। ये टेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने आपको बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग दो तरीके से होती है। स्प्लिटिंग में क्या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी और उसका क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्पिन को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन कितने हैं, D1 से लेकर D10 तक हमने पूरी टेबल में इसको फिल किया है। तो D1 में यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, उसमें एंटर कर जाएगा। 2 है T2G ऑर्बिटल्स 3 होते हैं तो 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसी तरह से जब D3 है तो 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। आप ये देख रहे हैं क्योंकि T2G ऑर्बिटल की एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -4 dq होती है। तो एक के लिए -4 dq, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है। इसी तरह से 2 के लिए -8 dq, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 3 के लिए -12 dq और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। आप इसी के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड देख लीजिए, इसमें भी T2G और EG में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी है, 1 2 3, यानी कि जब तक 1 से लेके D3 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई चेंज नहीं है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सेम है और दोनों की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी सेम है। यहाँ पर भी -4 dq थी और यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी। इसका मतलब है कि जो हमारे मेटल आयन्स हैं उनमें यदि D1 से लेकर D3 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सेम होगी और उसकी स्पिन भी सेम होगी। चेंज कहाँ से होता है, जब B में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 तो आपके T2G में चले गए, वीक लिगेंड फील्ड है इसीलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में। और अब आप टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो इसके लिए -12 और ये +6, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, -6 dq। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 लिख देंगे। T2G स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसकी फिलिंग आप देखेंगे, पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होने के कारण
पहले T2G ऑर्बिटल्स फिल होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी चेंज हो गई है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, किसमें है? T2G में, इसलिए -4 × 4 -16 DQ। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए +P। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ, इसके बाद आप D5 में देख लीजिए, यहाँ पर जो वीक फील्ड लिगेंड है वहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। क्यों? -12 + 12 और आपकी टोटल 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। स्ट्रॉन्ग फील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन्स T2G में फिल होंगे, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी -4 × 5, यानी कि -20 DQ प्लस 2 आपके पेयर्ड है, इसलिए 2P, और नंबर ऑफ हाफ फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 1। D6 में देखेंगे, क्योंकि अब ये 5 आपके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में फिल हो गए, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ आ जाएगा? T2G में पेयरिंग कर लेगा। अब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई -16, ये है +12, यानी कि -4 DQ। एक आपको पेयर्ड दिख रहा है, इसलिए +P। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तीनों ऑर्बिटल्स आपके पेयर्ड हो गए, और जब तीनों ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो गए तो 6 × -4 यानी कि 24 DQ प्लस 3P, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से आप D7 में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 2 आपको पेयर्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -8 DQ और 2 पेयर्ड है, इसलिए +2P। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देखेंगे कि जब आपके ये दोनों यानी कि T2G के तीनों ऑर्बिटल्स पेयर अप हो गए, तब आपका एक इलेक्ट्रॉन जो 7 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? EG में, और EG में जाकर अब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? -18 DQ प्लस 3P। 3P 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर -24 और ये +6 यानी कि -18, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 प्रेजेंट है। इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि D8, D9 और D10 इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। आप देख लीजिए, D8 है, यहाँ पर आपके T2G तीनों पेयर्ड है और EG में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखेंगे, तीनों आपके T2G पेयर्ड है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी? -12 DQ प्लस 3P और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पर भी है -12 DQ प्लस 3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। तो इस टेबल से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि D1 से लेके D3 तक, चाहे वीक लिगेंड फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम है। और D8 से D10 तक भी वही चीज फॉलो हो रही है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर है? D4 से लेके D7 तक। इसमें आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? जब हम D4 से लेके D7 तक देखते हैं तो हम देखते हैं, ये हमने मान लीजिए D4 लिया, D4 में -6 DQ है वीक फील्ड में, और यहाँ है -16 DQ प्लस P, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में ज्यादा है और वीक लिगेंड फील्ड में कम है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं D6, यहाँ पर -4 DQ प्लस P और यहाँ पर है -24 DQ प्लस 3P, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो वीक फील्ड में आप देख रहे हैं स्पिन हाई है,
यहाँ पर जब -6d2 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, यानी कि ये हाई स्पिन में है और ये लो स्पिन में है। तो इस पूरी टेबल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि लिगेंड आपका वीक फील्ड हो और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वो D1 और D1 से लेकर D10 तक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में अपना एक वेरिएशन शो करता है। उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के जो भी आपकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है वो पता कर सकते हैं। तो ये आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं। ये हमने आपको एक पूरा टेबल बना के समझा दिया कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज वीवीटी में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस में हम कई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहले हम लोग क्या पता कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजिशन मेटल का कलर कैसे होता है। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर आप कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है T2Z और EG, इनकी एनर्जी में चेंज कैसे आता है जब DD ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जब DD ट्रांजिशन होता है तो जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाले डार्क कलर के होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, डार्क, और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लो होती है वो कॉम्प्लेक्सेस लाइट होते हैं कलर में। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, COH2O का होल 6 2+, इसका कलर होता है पिंक, जबकि CONH3 का होल 6 3+, ये होता है ब्लू कलर का। तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो कलर उसका डार्क होगा, वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो कलर उसका लाइट होगा, क्योंकि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। और उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस के कलर को डिफाइन कर लेते हैं। हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलेगी वैल्यू, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कलर लाइट होगा या डार्क होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, magnetic properties of complexes।